तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों मेरा नाम आलोक है। साल 2014 का वो दौर था जब मैं गुरुकेट गांव से निकलकर पितामहपुर की तरफ निकल रहा था। दरअसल मैं अपने ही रिलेशन के किसी काम से यहाँ पर आया हुआ था। मेरे साथ मेरी मौसी का लड़का जतिन भी था। जब मैं और जतिन हम दोनों निकल रहे थे तो अचानक ही हमें रास्ते में ही प्यास लग गई और हम कहीं पानी के लिए उचित जगह ढूंढने लगे। लेकिन काफ़ी देर पानी ढूंढने के बाद हमें कोई ढंग की जगह नहीं मिल पाई थी, इसलिए हम दोनों थोड़े परेशान होने लगे क्योंकि हमारा गला सूखने लगा था। और कुछ देर तक गाड़ी ड्राइव करने के बाद मैंने गाड़ी को एक टंकी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां जाकर मैंने देखा कि मुझे वहां पर एक पानी का नल तो नजर आ रहा था, लेकिन अभी तक ये बात पक्की नहीं थी कि उसके अंदर पानी भी है या नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी के अंदर से पानी की बोतल उठाई और पानी भरने के लिए वापस से उसी टंकी के पास चला गया। जब मैंने नल को खोला तो मैंने पाया कि उसमें से पानी बह रहा था। पहले तो मैंने जी भर के पानी पिया और उसके बाद बोतल में पानी भरकर गाड़ी के अंदर आ गया। हम दोनों की प्यास मिट चुकी थी और इसी बीच जतिन ने कहा, भाई आपको नहीं लगता ये जगह थोड़ी सी अजीब है क्योंकि यहाँ काफ़ी कम गाड़ियाँ गुजर रही हैं। दोस्तों ये सुनकर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके बाद मैंने अपने भाई जतिन की बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद उसकी बात को काटकर हम दोनों इधर उधर की बातों में जुट गए। अभी हम दोनों इधर उधर की बातें ही कर रहे थे कि तभी जतिन ने बताया कि वो पहले भी इस रास्ते से सफ़र कर चुका है। उसने सुना है कि इस रास्ते पर कोई भूत प्रेत जैसा रहता है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, मुझे लगता है भाई भूत प्रेत तो तुम्हारे दिमाग में रहता है। बचपन से ही नाना जी के पास रह रहकर तुमने काफ़ी भूतों की कहानियाँ सुनी होंगी। और ये कहते हुए मैं ज़ोर से हंसने लगा। फिर इसी बीच ना जाने गाड़ी ऐसी कौन सी जगह पर पहुंच गई जहां मुझे एक फाटक बना हुआ नजर आ रहा था। तभी मैंने देखा कि वहां पर ट्रेन की पटरियों का फाटक था और अब वो बंद हो चुका था। इतनी रात को फाटक का अचानक ही बंद होना मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि शायद कोई इमरजेंसी मालगाड़ी आ रही होगी, इसलिए फाटक को बंद किया गया था। उसके बाद मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे रेलवे गार्ड के रूम के अंदर कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। हालांकि वहां पर लाइट तो जल रही थी और उस लाइट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि इस रूम के अंदर ऐसे ही लाइट जलाई गई थी, क्योंकि उसके अंदर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और अपने एंजॉयमेंट में मगन हो गया। अभी गाड़ी के अंदर जो शराब की बोतल रखी हुई थी और जतिन उसी को एंजॉय कर रहा था। उसने एक पैक बनाया और हम दोनों एक एक पैक लेकर वापस से गाड़ी से नीचे उतर गए, क्योंकि अब गाड़ी के अंदर बैठे बैठे हमें घुटन महसूस होने लगी। इस वक्त गर्मियों का मौसम था तो गाड़ी के अंदर बैठना भी हमें घुटन महसूस ही करवाता था। कुछ देर तक तो हम बाहर ही खड़े रहे, लेकिन फाटक तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि ट्रेन की पटरियों पर कोई आदमी बहुत ही तेज स्पीड से भाग रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे ऐसे ही लग रहा है, लेकिन जब मैंने 2 से 3 बार ये आवाज़ सुनी तो मैं सीधा गाड़ी के अंदर बैठ गया और गाड़ी की हेडलाइट ऑन करके देखने लगा। फिर मैंने देखा कि ट्रेन की पटरी के ऊपर सच में कोई भाग रहा था। अब वो आदमी ही था या फिर कुछ और, ये चीज़ मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि वो भागने में काफ़ी अजीब सा लग रहा था। मैं उसे बड़े ही गौर से देखता रहा था, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो कोई आदमी ही था। हालांकि बीच बीच में ऐसा भी लगता कि वो कोई जानवर भी हो सकता है। फिर इसी बीच फाटक खुलने लगा और मुझे लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर जब ट्रेन आने ही नहीं वाली थी तब फाटक क्यों बंद किया गया था। और भी काफ़ी ऐसे सवाल थे जो मेरे दिमाग में किसी चक्रव्यूह की तरह चल रहे थे। इससे पहले कि मैं अपनी गाड़ी को निकाल पाता कि अचानक से वो फाटक फिर से बंद हो गया और ये देखकर मुझे इतना गुस्सा आया जैसे मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। तभी मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और उसके बाद गार्ड रूम की तरफ जाने लगा, क्योंकि मैं उस गार्ड पर बहुत ही बुरी तरह भड़कने वाला था। लेकिन जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके कमरे के अंदर तो कोई भी मौजूद ही नहीं था और साथ ही जो फाटक को ऊपर नीचे करने का बटन होता है वो भी अपने आप ही दबा हुआ था। दोस्तों ये सब देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद गार्ड टॉयलेट करने के लिए बाहर गया होगा, लेकिन बाद में जब काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वो वापस नहीं आया तो मैं वापस से अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। मैंने भी वहाँ मौजूद किसी भी चीज़ के साथ
छेड़खानी नहीं की थी। इसके कारण मुझे कोई भी बड़ा जुर्माना लग सकता था और मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई बड़ा जुर्माना झेल सकूं। फिर उसके बाद मैं आकर वापस से अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और फाटक खुलने का इंतज़ार करने लगा। जिस तरह से आज फाटक खुलने का नाम नहीं ले रहा था, तो बिल्कुल उसी तरह से मेरा और जतिन का दिमाग अब बुरी तरह से खराब होने लगा था। हम चाहते तो उस फाटक को खोलकर वहां से निकल सकते थे, लेकिन हम कानून के नियम को तोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। इसलिए मैंने और जतिन ने अभी तक कोई गलत कदम नहीं उठाया था। फिर कुछ देर तक तो हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब हमें लगा कि ये फाटक नहीं खुलने वाला, तो उसके बाद मैं फिर से उस गार्ड रूम की तरफ चला गया। और इस बार मैं जैसे उस रूम के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर मुझे एक कुर्सी पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि वो कुर्सी पहले भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन इस बार जैसे मैं उस गोल गोल घूमने वाली कुर्सी के पास गया तो वो कुर्सी एकदम से हिलने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि बिना हवा के झोंके की ये कुर्सी इस तरह से कैसे हिल सकती थी। फिर वो कुर्सी अचानक से चारों तरफ रोल करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कुर्सी को पकड़कर कोई घुमा रहा हो। बस इतना डरावना नज़ारा देखने के बाद एक नॉर्मल इंसान की क्या हालत होती है, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। उस वक्त मेरा भी शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था, इसलिए मैं वहां से तुरंत ही भागा और उस कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैं सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और जतिन को सारी बात बताई। मेरी बातों को सुनकर जतिन मेरे ऊपर हंसते हुए बोला, अरे भाई साहब, लगता है अब आपको भी भूत प्रेत नजर आने लगे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भले ही मैंने अपने नाना जी से इस तरह की कहानी सुनी है, लेकिन कभी इनके ऊपर विश्वास नहीं किया। चलो मैं भी आज भूत देकर आता हूँ। इतना कहने के बाद वो बिना मुझे अपने साथ लिए चुपचाप से उस गार्ड रूम की तरफ चल दिया। मुझे उसका ये व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन अब उस कमरे को देखकर ही मुझे डर लगने लगा था। जतिन अब लगातार उस गार्ड की तरफ बढ़ता जा रहा था, तो उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन अब और भी तेज गति से धड़कने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर के बाद मेरा कलेजा मेरी छाती को फाड़कर बाहर निकल जाएगा। फिर किसी तरह से मैंने अपने आप को संभाला और उसके बाद जतिन सीधा उस गार्ड रूम के पास पहुंच गया और उसने अचानक ही उस लोहे के पाइप को ऊपर कर दिया, जिससे वो फाटक ऊपर नीचे होता था। लेकिन जैसे उसने उसको पकड़कर ऊपर किया तो वो एकदम से वापस आकर नीचे टपक गया। हालांकि उसके खुलने की आवाज़ तो आई थी, लेकिन फिर वो वापस से बंद हो गया। दोस्तों, ये देखकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई ऑटोमेटिक सिस्टम हो सकता था, इसलिए उसने उसे दोबारा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो इतनी मजबूती से ऑफ हुआ था कि ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहीं ना कहीं जतिन भी इस बात को समझ गया था कि यहाँ आसपास किसी ऊपरी शक्ति का साया है, इसलिए अब वो भी डरने लगा था कि अब हमारा यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं था। इसलिए मैं भी जतिन के पास पहुंचा और उसे लेकर वहां से निकलने वाला था कि तभी अचानक ही हमें पीछे से आवाज आई, क्या हुआ भाई, आप लोगों ने फाटक क्यों नहीं खोला? जैसे ये आवाज़ हमारे कानों में आई तो अचानक से मैं पीछे की तरफ पलट गया और जैसे मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मुझे अपने पीछे की तरफ एक लंबा और हट्टा कट्टा आदमी नजर आ रहा था, जिसका भारी सा शरीर हमारे ऊपर तनकर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, भाई साहब, क्या आप ही इस जगह के गार्ड हैं? तो मेरी बात को सुनकर उसने अपनी गर्दन हिलाई और हाँ में जवाब दिया। उसकी ये बात सुनकर मेरा गुस्सा उसके ऊपर फूट पड़ा और उसके बाद मैंने उससे कहा, क्या बेवकूफ़ी जैसी हरकतें करते हो? हमें यहाँ खड़े खड़े करीब 1.5 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक फाटक क्यों नहीं खुला है? हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। मेरी बात को सुनते ही उस आदमी का दिमाग सनक गया और उसके बाद उसने अपने दांतों को आपस में कटकटाना शुरू कर दिया। उसके बाद ना जाने उसे क्या हुआ कि वो पागलों की तरह हरकतें करने लगा और उसके लंबे लंबे कदम हमारी तरफ आने शुरू हो गए थे। ये सब देखकर हम थोड़े घबरा गए थे और उसके बाद जतिन ने कहा, अरे भैया, इसके पैर तो देखो। और फिर जैसे मैंने उसके पैरों पर नज़र डाली तो उस चांद की हल्की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि उसके पैर तो पीछे की तरफ मुड़ हुए थे, यानी कि ये कोई इंसान नहीं था बल्कि कोई शैतान था। अब ये देखते मेरी जान हलक में आ गई थी और फिर मैं अपने भाई जतिन के साथ वहाँ से भागने लगा। अब हम दोनों धूम दबाकर वहाँ से भागने लगे थे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी स्पीड उस आदमी के सामने कुछ भी नहीं थी। अचानक से वो आदमी हमारे पीछे पीछे आने लगा था और उसने हम दोनों को एकदम से पकड़ लिया
और जैसे उसने हम दोनों को पकड़ा तो हमें ऐसा लगा जैसे किसी भारी और बहुत ही मजबूत इंसान ने हम दोनों को एक हाथ से पकड़ लिया था और एक ही हाथ से उसने हम दोनों को उठा दिया और जोर से नीचे पटक दिया। हम दोनों सड़क पर गिरे। हमने देखा कि हमारी गाड़ी भी अब हमारे बगल में खड़ी थी। हम अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश तो कर सकते थे, लेकिन उसके लिए भी हमें उस आदमी से टकराने की ज़रूरत थी। शायद वो शैतान हमें इतनी जल्दी जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। और फिर उसके बाद उसने मेरा और जतिन हम दोनों का एक एक पैर पकड़ लिया और हम दोनों को सड़क के ऊपर घसीटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज हमारा बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ये हमें जिंदा ही सड़क पर घसीट घसीट कर मार देगा। इससे पहले कि वो कुछ और हरकतें कर पाता कि अचानक ही एक हेडलाइट की रोशनी हमारे ऊपर गिरने लगी और जैसे वो हेडलाइट की रोशनी हमारे ऊपर गिरी तो वो आदमी अचानक से ही गायब हो गया। और उसके बाद वो हेडलाइट वाली गाड़ी हमारे पास आकर रुकी। उसके अंदर से दो आदमी बाहर निकले और उन्होंने हमें गाड़ी के अंदर लिटा लिया। मैं अभी भी नहीं जान पा रहा था कि आखिर वो दो आदमी कौन थे। और उसके बाद वो हमें वहाँ से उठाकर सीधा हॉस्पिटल में ले आए और हमें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। दोस्तों, उसके बाद हमारी हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू हो गया था और हमारी हालत काफ़ी हद तक सुधर गई थी। उस दिन भला हो उन मुसाफिरों का जो उन्होंने सही समय पर आकर हमारी जान बचा ली। लेकिन उस दिन के बाद हमें बहुत ही तेज बुखार रहने लगा और 10 से 12 दिन तक ऐसे ही तेज बुखार रहता था। फिर एक दिन हमने अपने ही गांव के एक ओझा से झाड़ फूक करवाना शुरू कर दिया और 3-4 दिन लगातार झाड़ फूक करवाने के बाद हमारे ऊपर से इन काली शक्तियों का साया हट गया। फिर इसके बाद जब हमने इस घटना के बारे में लोगों को बताया तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले वहाँ पर उस गार्ड की मौत हो गई थी और रात को कुछ गुंडों ने घुसकर उसे बहुत ही पीटा और उसे जान से मार दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती है। कहते हैं कि आज भी वो रात को गाड़ियों को पासिंग देता है और जो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो उसे पासिंग देने के बजाय बहुत ही बुरी तरह से मारता पीटता है। जो उसने हमारे साथ किया था वो तो हम किस्मत वाले थे कि हमारी जान बच गई, वरना वो हमें जान से भी मार सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।